इस ममलिकत खुदादाद में एक ही तो सादिक और अमीन था, एक ही तो था न बिकने वाला न झुकने वाला, एक ही तो था कौमी गैरत का इस्तारा, हुर्रियत का हमाला, साम्राज्य दुश्मन, हकीकी आज़ादी का दाई, इंपोर्टेड हुकूमतों का मुनकर। लेकिन गुज़श्ता चंद माह में कुछ ऐसी खबरें और इंकशाफात सामने आए हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये फ़क़त ज़ेब दास्तां के लिए था। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल की ताखीर के बाद सुनाकर यह साबित कर दिया कि इमरान खान ने न सिर्फ बैरूनी ममालिक बशमूल दुश्मन ममालिक से फंडिंग ली, बल्कि इसको इलेक्शन कमीशन से भी छुपाया। यह केस 8 साल के अरसे तक खींचा गया, जिसके बारे में अब इंकशाफ हो रहा है कि इस केस को लटकाने में इमरान खान की सबसे ज्यादा मदद उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने की। यह इंकशाफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने किया है। उनके मुताबिक एक बाखबर जरिया इस बात का इसरार कर रहा है कि इमरान खान की सियासी हिमायत के दौरान साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर पैदा करने का बंदोबस्त किया था। लेकिन जब इस केस को सुनाए जाने का फैसला हुआ, उस वक्त इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार था, जिस पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। जैसा कि इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दबाव में उनके खिलाफ फैसला सुनाया, क्योंकि जैसे ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया अख्तियार करने का फैसला किया तो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का मालिक हो गया और उसने केस का फैसला मेरिट पर सुनाया। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये ताखीर साबिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से असर और रसूख इस्तेमाल करने की वजह से हुई है और उस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बरसों का रिश्ता अपने उरूज पर था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इस केस की सुनवाई तेज की, पीटीआई की लीडरशिप बशमूल इमरान खान की तनकीद की तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब हो गया। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई। उनको और उनकी फैमिली को केस का फैसला सुनाने से रोकने के लिए जान से मारने और रेप की धमकियां दी जाती रहीं। खुद इमरान खान पहले और आज भी हर जलसे और तकरीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा, आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन। इस केस की अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए 14 नवंबर 2014 को दरखास्त दायर की थी। 14 जनवरी 2015 को इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में पेश होकर सबूत लाने का कहा। 1 दिसंबर 2016 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से दस्तावेजात पेश करने और बसूरत दीगर नताइज का सामना करने को कहा। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई को कार्रवाई में ताखीर का सबब बनने का ज़िम्मेदार करार दिया। 22 मार्च 2017 को इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के वकील को एक मरतबा फिर कार्रवाई मुलतवी करने की दरखास्त पर सरजनिश की और 3 अप्रैल 2017 को पीटीआई के वकील बिलाखिर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, लेकिन सिर्फ कमीशन के इस केस की समाअत के इख्तियार को चैलेंज करने के लिए 8 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करते हुए केस बाकायदा समाअत के लिए 17 मई के लिए मुकर्रर किया। 11 सितंबर 2017 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को एक और मौका दिया कि वो फंड्स के हवाले से मुकम्मल दस्तावेजात पेश करे। 17 सितंबर 2017 को यानी कई माह की ताखीर के बाद पीटीआई ने बिलाखिर पार्टी के अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से दस्तावेजात पेश कर दी, जो गुज़श्ता 7 साल की थी। और 27 मार्च 2018 को इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी तश्कील देते हुए पीटीआई के अकाउंट्स की तहकीकात कराने का हुक्म दिया, जो 1 माह में मुकम्मल होना थी। इसी तरह यह केस चलता रहा। वकील अनवर मंसूर खान को तब्दील करते हुए बाबर अवान को मुकर्रर किया गया। 16 मई 2018 को पीटीआई ने दरखास्त दी कि फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी में राजदारी का ख्याल रखा जाए। 30 मई 2018 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद की और 2 अक्टूबर 2018 को बाबर अवान ने केस से दस्तबरदार होने की दरखास्त दी। 1 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की स्क्रूटनी के हवाले से राजदारी पर 4 दरखास्तों पर अपना फैसला महफूज किया। 10 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की राजदारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी और स्क्रूटनी कमेटी से कहा कि तहकीकात का सिलसिला जारी रखा जाए। 20 नवंबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ने रोजाना समाअत का हुक्म दिया। 21 सितंबर 2020 को इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर एतराजात उठाते हुए अपने फैसले में हिदायत की कि रिपोर्ट मुफस्सिल थी और ना ही मुकम्मल। 14 जनवरी 2021 को ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च करने का फैसला किया ताकि एहतजाज करके केस का जल्द फैसला लिया जा सके। 20 जनवरी 2021 को जिस वक्त ऑपोजिशन मुजाहरे करके फैसले में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही थी, उस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ओपन ट्रायल का मुतालबा किया और ऑपोजिशन की क़यादत को चैलेंज किया कि वो भी कार्रवाई का सामना करें। 18 फरवरी 2021 को पीटीआई ने गुज़श्ता साल बरतानिया से पार्टी को मुंतकिल होने वाले फंड्स की तफसीलात जारी की। 16 मार्च 2021 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और अपनी स्क्रूटनी
स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत की कि वो केस में राजदारी के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करें। 9 अप्रैल 2021 को पिटीशन में इलेक्शन कमीशन की कमेटी से मुतालबा किया गया कि वो पीटीआई की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात के मुस्तनद होने के हवाले से दोनों जमातों की मौजूदगी में तस्दीक करें। फिर 30 नवंबर आता है 2021। स्क्रूटनी कमेटी ने गुज़श्ता डेडलाइन के बाद 6 माह की ताखीर के बाद एक और रिपोर्ट जमा कराई। 9 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ने अपने डीजी लॉ की ब्रीफिंग मुलतवी की और इसकी वजह यह बताई कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कमीशन के मेंबर हाजिर नहीं हैं। 4 जनवरी 2022 को स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से तैयार करदा धमाका खेज रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई कि पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंड्स वसूल किए हैं और इन फंड्स को अफशा नहीं किया गया और साथ ही बैंक अकाउंट्स भी छुपाए। 19 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला सुनाते हुए फॉरेन फंडिंग केस से जुड़ी तमाम अहम दस्तावेजात को जारी करने की हिदायत की। 14 अप्रैल 2022 को पीटीआई के वकील ने दावा किया कि पीपीओ के तहत इख्तियार हासिल है कि किसी भी गैर मुल्की जरिए से फंडिंग वसूल की जा सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पीटीआई ने गैर मुल्की जरिए से कोई फंडिंग नहीं ली। 19 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत दोबारा शुरू की। 23 अप्रैल 2022 को पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके 17 बड़ी सियासी जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का मुतालबा किया, जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। 18 मई 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में 8 साल ताखीर का सवाल पूछा। 15 जून 2022 को पीटीआई के वकील की केस को गैर मुल्की फंडिंग की बजाय ममनुआ फंडिंग करार दिए जाने की तवील दरखास्त को कबूल किया और उसी दिन पीटीआई ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन तमाम फंडिंग केसेस का फैसला फौरन करे। 21 जून 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया। 1 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि वो अगले दिन केस का फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके बाद 2 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाया और बताया कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग वसूल की है और इस ज़मन में पीटीआई को इजहारी वजू का नोटिस जारी करने का ऐलान किया गया कि बताया कि कमीशन क्यों पार्टी के फंड जब्त ना करे। ये एक तवील अरसा है, एक तवील टाइमलाइन है और इससे मुताल्लिक सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ये बता रहे हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की पूरी आशीर्वाद इमरान खान एंड कंपनी को हासिल थी। इस केस का फैसला रोका गया, डिले हुआ। अब गुजरे अप्रैल से लेकर अब तक इमरान खान गिरदाब में हैं। ये अब उनकी अपनी कारस्तानियों की वजह से या फिर उनके अपने दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन जो भी बला आसमान से उतर रही है बनी गाला का पता पूछती है। जो आफत आती है ज़बान पार कर रिक्शा बुक कराती है। अभी तोशा खाना से एक केस, एक महंगी घड़ी कोड़ियों के दामों खरीदने और फिर इसे मुर्शद के जरिए एक चेले के तवस्सुत से बेचने के केस से जान नहीं छूटी थी कि खबरें गर्म है कि इमरान खान ने 6 अरब मालियत की ज्वेलरी भी खरीदी, 1 अरब मुल्क से खरीदी और फिर मुबैना तौर पर एक लोकल ज्वेलर से इसकी कीमत 3 करोड़ लगवाई, जबकि खजाने में जमा कराए गए 1.5 करोड़ की शनीद है कि कौमी खजाने को कत्थे से ज्यादा चूना लगाने का यह केस भी जल्द इमरान खान के गले पड़ने वाला है। तोशा खाना से भी इमरान खान एक नई बल्कि कम से कम 3 घड़ियां और दीगर कई तहफ़ हासिल कर चुके हैं। इमरान खान ने जिस घड़ी के केस में नाहिल हुए हैं वो इसके अलावा भी उन्होंने 2 घड़ियां तोशा खाना से हासिल की हैं, जिन्हें कैश में बेचकर उसी दिन तोशा खाना को कैश में अदायगी की। इमरान खान ने एक घड़ी की कीमत तोशा खाना से 38 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 52 लाख रुपए कैश में बेची। दूसरी घड़ी की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 18 लाख रुपए कैश में बेच दी। यानी इमरान खान ने मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची। दोनों घड़ियों के एवज सिर्फ 10,48,000 रुपए कौमी खजाने में जमा कराए और बाकी 59.5 लाख रुपए जेब में गए। फिर तोशा खाना में इमरान खान ने जो दस्तावेजात जमा कराई उनमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की उसी छोटी सी दुकान की रसीद दिखाई गई जिसके मालिक ने उन घड़ियों से किसी भी किस्म के ताल्लुक से इनकार किया था।